डिविडेंड में बेटा सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए हो गया। अब है सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज बी। क्या कहता है ये? अगर कंपनी ने दो टाइप के शेयर होल्डर बना लो, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर्स दिए, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिपॉजिट्स दिए, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई बॉन्ड दिए, या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर्स दिए, डिपॉजिट दिए, बॉन्ड दिए या बोनस शेयर दिए, तो ये क्या माना जाएगा बेटा? ये क्या माना जाएगा? डिविडेंड। ट्रीटेड एज डिविडेंड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इसको थोड़ा बाहर बाहर बोलो, शेयर होल्डर। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कितना टैक्सेबल होगा? डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड या बोनस शेयर की वैल्यू लो, कंपेयर किससे करते हैं बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, विच एवर इज लेस। तो वो तो सेम है, मैं बार बार लिखवाऊं तो ना बेटा? नो सर। डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड या बोनस शेयर जो भी दिया है बेटा, इनकी फेस वैल्यू ले लो, कंपेयर कर दो किससे साहब? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, विच एवर इज लेस। इतना बेटा आपका क्या माना जाएगा साहब? डिविडेंड माना जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी पे ध्यान देना बेटा, क्या चीज है? अगर इक्विटी वालों को डिबेंचर्स दिए, या इक्विटी वालों को डिपॉजिट दिया, या इक्विटी वालों को बेटा बॉन्ड दिया, यहां पर बस तीन चीजें लिखी हैं, तो ये क्या माना जाएगा बेटा? ट्रीटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर। क्रक्स क्या नजर आ रहा है? क्रक्स डायग्राम से, प्रेफरेंस वालों को बोनस देंगे तो डीम डिविडेंड है। इक्विटी वाले में बोनस लिखा नहीं बेटा, और जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। इक्विटी वाले में बोनस नहीं लिखा, क्या मतलब है इसका? बोनस शेयर अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोल सकता हूं, शैल नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। यस सर। तो पहले तो एक बार इंपॉर्टेंट नोट डाल दो और फिर मुझे लॉजिक बताओ कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इक्विटी वालों को क्यों छोड़ा, जबकि रियल ओनर तो वही होते हैं? बोनस शेयर अलॉटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रीटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड, while bonus share allotted to equity shareholder, क्या लिखूं? exempted। shall not treated as dividend। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी बेटा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट। क्या लॉजिक होगा बेटा? मेरा आंसर ड्राफ्टिंग मिस्टेक। क्या आंसर होना चाहिए? क्यों छोड़ दिया इसको? एनीवन बेटा, क्यों छोड़ दिया? पता नहीं सर। company cannot issue bonus shares in lieu of dividend। एग्जैक्टली बेटा, कभी भी बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। कंपनी लॉ बोलता है बेटा इक्विटी के बारे में कि बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। क्या मतलब? कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करे हैं, कंपनी को पहले डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी बोनस शेयर दे सकती है।
कंपनीज एक्ट आपका सर के ऊपर खड़ा है। कंपनीज एक्ट बोलता है बेटा बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकते। इक्विटी के रिगार्डिंग बोलता है वो कि बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकते। बच्चों वाली लैंग्वेज में अगर कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करे हैं देन इन दैट केस पहले डिविडेंड देगी बेटा, उसके बाद ही क्या करेगा बच्चे, वो बोनस शेयर दे सकती है। और जब पहले डिविडेंड देंगे तो उस टाइम तो वो टैक्सेबल हो ही चुका होगा शेयर होल्डर के हैंड में। तो यहां तो कंपनी मेल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती ना। कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती कि डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दे दे। उसको पहले क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। और कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि डिविडेंड कम दे दें तो याद करो कंपनी लॉ में पढ़ा था पिछले 3 साल की एवरेज मेंटेन रखनी पड़ती है। कुछ पढ़ रखा हुआ ना ऐसा? यस सर। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. यस सर, यस सर। कंपनी लॉ के कारण लॉ ऑलरेडी बेटा प्री सेटल्ड लॉ है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के रिगार्डिंग मेल प्रैक्टिस कंपनी कर ही नहीं सकती। कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करे हैं, पहले उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तभी बाद में बोनस दे सकती है। और जिस टाइम डिविडेंड दिया होगा जेन्युइन केस है, वो वैसे ही शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो चुका होगा। बाद में बोनस देती रहे तो लॉ मान के चल रहा है कि ये जेन्युइन केस है। प्रेफरेंस के केस में मेल प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि प्रेफरेंस के केस में बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका डिविडेंड बंद कर दें और इनको बोनस देना शुरू कर दें। पीछे पीछे लो पहुंच गया बेटा। अगर बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं, डिविडेंड मानेंगे, टैक्सेबल कर देंगे बेटा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज बी। बस आपने हेडिंग याद रखनी है। एक ही हेडिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। कितना एफएमवी ऑफ असेट सो डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट विच एवर इज लेस। सेकेंड की हेडिंग बोलो बेटा, कोशिश करो। सेकेंड, कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर, डिपॉजिट या बॉन्ड देती है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देती है, तो ये भी आपका बेटा डीम डिविडेंड माना जाएगा। जो भी चीज दी है उनकी फेस वैल्यू लो, कंपेयर कर दो बेटा एक्यूमुलेटेड रिजर्व वेदर कैपिटलाइज और नॉट विच एवर इज लेस शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। शैल आई मूव ऑन? यस सर। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज सी। distribution of asset at the time of liquidation of company. Distribution of asset at the time of लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मैं कह रहा हूं बेटा बस ये ऐसे लिख के छोड़ दो, पैरेलल टू सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए। बस टाइमिंग डिफरेंस है। ए में असेट बढ़ती है व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। ए में असेट बढ़ रही है व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। सी में असेट बढ़ रही है बेटा व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, बिल्कुल सेम है बेटा आपका ए और सी, टाइमिंग डिफरेंस है। ए में असेट बढ़ रही है व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, व्हाइल सी में असेट कब बढ़ रही है बेटा, व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन। दोनों केसेस में डिविडेंड माना जाएगा। कितना, कोशिश करो, एफएमवी ऑफ असेट सो डिस्ट्रीब्यूटेड और कैपिटलाइज और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं डायग्राम फॉर्म में कि बेटर याद रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट व्हेन कंपनी इज गोइंग कंसर्न, व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन। आंसर दो, व्हेन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। कोशिश करो बेटा। 22A। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए, व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन। 22C।
और दोनों ही केस में किसके हैंड में टैक्सेबल है? Shareholder. और कितना टैक्सेबल है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट विच एवर इज लेस। दोनों ही केस में बेटा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट सो डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। Shall I move on? Yes, sir. ठीक है ना, टाइम में उसमें लगाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे ई पे पूरे 2-2.5 घंटे लगाने हैं बेटा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज डी ये बोलता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ट्रीटेड एज डिविडेंड taxable in the hands of shareholder। एक कंपनी ओवर कैपिटलाइज कंपनी है, कंपनी के पास कैपिटल है बेटा 1 करोड़ पर एक्चुअल में यूज हो पा रही है 60 लाख। कंपनी की एक ओवर कैपिटलाइज कंपनी है, कंपनी की कैपिटल है बेटा 1 करोड़ पर यूज कर पा रही है कंपनी अभी 60 लाख। अब समस्या ये पड़ रही है उसके कारण कंपनी का बेटा ईपीएस में फर्क आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। यस सर। उसके कारण कंपनी की आरओई में फर्क आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब पैसा यूज ही 60 लाख हो पा रहा है तो बेटा सारा प्रॉफिट किसके कंपेयर होना चाहिए? 60 लाख से। वो कंपनी की बैलेंस शीट को खराब कर रहा है, परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है, क्योंकि आपका ईपीएस जो भी देखा जाएगा वो 100 करोड़ को बेस रख के 100 करोड़ 1 करोड़ को बेस रख के देखा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी निकलेगी वो 1 करोड़ को बेस रख के निकलेगी। तो ओवर कैपिटलाइज कंपनी है, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कैपिटल को हम क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे। ओवर कैपिटलाइज, थोड़ा कंपनी लो पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? ओवर कैपिटलाइज कंपनी है तो कंपनी अब क्या सोच रही है बेटा? हम कैपिटल को क्या करेंगे? कम करेंगे, शेयर होल्डर को वापस कर देते हैं बेटा। तो एक तरफ से कैपिटल कम होगी तो दूसरी तरफ से असेट साइड भी तो कम करनी पड़ेगी। डबल एंट्री बुक कीपिंग है भाई। 40 लाख रुपए एग्जाम्पल है, कहीं इसको रट लें। 1 करोड़ कैपिटल है, यूज हो पा रही है केवल 60 लाख। उसके कारण मेरा ईपीएस खराब हो रहा है, उसके कारण रिटर्न ऑन इक्विटी खराब आ रही है। तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया क्यों ना कैपिटल ही वापस कर दो। ओवर कैपिटलाइज कंपनी, अननेसेसरी पैसा रखा हुआ है। तो एक तरफ क्या आ जाएगा बेटा आपका, जब कैपिटल कम करेंगे वापस करेंगे तो आपकी लायबिलिटी साइड नीचे आ रही है ना, तो उसको टैली करने के लिए शेयर होल्डर को वापस या तो कैश करेंगे या असेट करेंगे। तो चाहे कैश दिया हो डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, चाहे असेट दिया हो। हेडिंग देख लो, खाली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। ए में क्या लिखा था? स्पेसिफिकली असेट। ए में स्पेसिफिकली क्या था? असेट। सी में क्या था बेटा? बोलो बेटा। सी में असेट, Liquidation. डी में डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, कैश भी हो सकता है और असेट भी। तो एक तरफ कंपनी बेटा अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, कैपिटल रिड्यूस कर रही है क्योंकि ओवर कैपिटलाइज है। दूसरी तरफ उसने क्या करा है बेटा? असेट को कम करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को कैपिटल वापस करनी है तो या तो वो कैश देगी या असेट देगी बेटा। तो कैश दिया तो वो भी डीम डिविडेंड, असेट दिया तो वो भी डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज डी। ठीक है ना? और किससे कंपेयर करेंगे बेटा? एक्यूमुलेटेड रिजर्व से। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। से यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके नीचे एक नोट डाल देना इंपॉर्टेंट बेटा। कंपनी लोग की एक्सपर्ट नॉलेज है आपको, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। बायबैक में भी तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। हाँ करो। यस सर। बायबैक के केस में उसमें सेक्शन CRR बना देते हैं। 22 सब क्लोज डी अप्लाई नहीं होता।
सर क्यों नहीं होता? क्योंकि बायबैक के लिए सेपरेट सेक्शन पढ़ाऊंगा 115 QA। तो नीचे नोट डाल देना, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर ऑल्दो शेयर कैपिटल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बट प्रोविजन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट अप्लाई। बायबैक अलग से ही चैप्टर है बेटा आपका इनकम टैक्स एक्ट में, और इस चैप्टर डिविडेंड के बाद मैं बायबैक की ही ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? अभी याद कर लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज डी, शेयर कैपिटल रिड्यूस करी, नो डाउट लगता है, पर एक एक्सेप्शन है बेटा। कौन सी एक्सेप्शन है? बायबैक। बायबैक के केस में नो डाउट उसमें भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है, पर उसमें डिविडेंड के प्रोविजन नहीं लगते, वो अलग से सेक्शन है 115 QA। तो इफ कैपिटल इज रिड्यूस ड्यू टू बायबैक, then provision of Section 2. dividend shall not apply। ब्रैकेट में लिख के छोड़ दो, रेफर चैप्टर बायबैक। कल को जब रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा ना कि क्यों छोड़ा है, क्योंकि बायबैक की ट्रीटमेंट ही अलग है बेटा। बायबैक के केस में कंपनी से टैक्स ले लेते हैं। Am I clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I move on? Yes, sir. A, B, C, D इसको एक तरफ कर दो एक बार, क्योंकि इसके बाद आज मेरा सारा फोकस ई के ऊपर रहेगा। ये बहुत टेक्निकल है। पहले मैं A, B, C, D को खत्म करूं जरा। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज A, कंपनी गोइंग कंसर्न है, उस टाइम शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ट्रीटेड एज डिविडेंड, फुल स्टॉप। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज B, कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर, डिपॉजिट या बॉन्ड दे रही है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज C, लिक्विडेशन के टाइम कंपनी असेट क्या कर रही है बेटा? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ट्रीटेड एज डिविडेंड। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज D, अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, उसके एवज में शेयर होल्डर को उसको कैश या एसेट देनी पड़ गई, ये भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है बायबैक के कारण, तो ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्यों? लॉजिक आउटस्टैंडिंग है, रेफर चैप्टर बायबैक। वहां कंपनी को ही बेटा लेते हैं, कंपनी से ही एक स्पेशल लमसम टैक्स रिकवर करते हैं। तो शेयर होल्डर को छोड़ दिया कि बायबैक के केस में कोई डिविडेंड नहीं, अदरवाइज डबल टैक्सेशन हो जाता, क्योंकि कंपनी से टैक्स रिकवर करते हैं इसमें। ABCD में कोई इफ्स एंड बट्स है बेटा, क्लियर कर लो सर। प्लीज। डी वाले में जैसे रिडक्शन हुआ शेयर कैपिटल का और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एसेट्स या फिर कैश, तो वो बाय डिफॉल्ट डिविडेंड होएगा। परफेक्ट। तो सर मतलब रिडक्शन हम कर रहे हैं, तो जैसे हम काइंड ऑफ बाय बैक या रिडक्शन शेयर कैपिटल, हम थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हुआ। कैपिटल तो वैसे भी होती है बेटा, क्या हो गया? कंपनी में पड़ा होगा 10 रुपए की वैल्यू थी, शेयर की घटा के 6 रुपए कर दी, यस सर, यस सर। तो वो बायबैक थोड़ी ना है। But sir, reduction. एक एक करके बेटा, एक एक प्लीज Yes, प्लीज एक एक करके, sorry. 1 बाय 1। तो 10 फेस रुपए का वैल्यू शेयर था बेटा, घटा के 6 रुपए कर दिया, 4 रुपए वापस दे रहे हैं। अब 4 रुपए के बदले 4 रुपए देना है ना, या तो वो कैश में दोगे या उसके बदले एसेट दोगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल बना दूं एक बैलेंस शीट, यस सर। छोटा सा एग्जाम्पल बेटा। क्वेरी अभी आपके दूसरे बच्चे की भी लेता हूँ, पहले एक बच्चे की क्वेरी खत्म करूँ ना। एक एग्जाम्पल बना लो इसका, जहां भी इशू हो मुझे रोक देना। ये कंपनी की बैलेंस शीट जब शुरू हो गया तो मैं अच्छे से एग्जांपल बनाता हूँ। लास्ट क्लास तक कितने एग्जांपल हो गए थे मुझे नंबर बताना, लास्ट क्लास तक? 7 सर। 7। ये एग्जांपल 8। ये लायबिलिटी साइड है बेटा। सर एग्जाम्पल 9 तक हो गए थे सर। 9 हो गए थे बेटा। यस सर। 10 तक। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। अब मैं जब आपने पूछा तो मैं प्रॉपर ही समझा रहा हूं बेटा कि क्या चीज है, कि कब कब होती है कैपिटल रिड्यूस, आपके और बेटर समझ में आ जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5,00,000, क्रेडिटर्स 2,00,000
प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? असेट साइड में डेबिट, लॉस लॉस डेबिट में आता है ना बेटा। Yes, sir. ये मान लो है बेटा आपका 1.5 लाख, बाकी सब असेट ले लो। बैलेंस शीट में एसेट कितनी बच गई, बैलेंसिंग फिगर बेटा? 550. 550। कंपनी इस लॉस को सेट ऑफ हटाना चाह रही है, कंपनी इस लॉस को हटाना चाहती है, तो कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, कंपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल, कंपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल कितने से बेटा, बाय ₹1,50,000 by setting off against P&L डेबिट बैलेंस। कंपनी ने 1.5 लाख से कैपिटल रिड्यूस करनी है क्योंकि वो लॉस को सेट ऑफ करना चाह रही है, क्योंकि वो क्या करना चाह रही है बेटा, लॉस को सेट ऑफ करना चाहती है। डिस्कस टैक्स ट्रीटमेंट। वैसे जर्नल एंट्री बताऊं तो क्या होगी इस केस में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। हाँ करो बेटा। Yes, sir. इस केस में क्या शेयर होल्डर को कुछ मिला है या खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास हुई है? बिल्कुल आराम से चलना, समझ में आए तो आंसर देना, नहीं चुप रहना। क्या शेयर होल्डर को कुछ मिला है या खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में ही एंट्री पास हुई है? बुक्स ऑफ अकाउंट में ही हुई है सर। केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करी और कैपिटल रिड्यूस हो गई। 1.5 लाख से कैपिटल रिड्यूस हो गई। ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये डीम डिविडेंड है? नहीं सर, क्यों नहीं? शेयर होल्डर को तो कुछ गया ही नहीं सर। दूसरा कंपनी के प्रॉफिट भी नहीं है, कैसे मर्जी बोल दो, जी है ना? यस। Yes, sir. There is no deemed dividend. As company has no accumulated profit. तो एक तो कारण ये होता है शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का, ये दिखा दिया। दूसरा मैं दिखा रहा हूं कि ओवर कैपिटलाइज है, प्रॉफिट भी चल रहे हैं, तो इस केस में तो डिविडेंड नहीं होगा ना बेटा। अब एग्जाम्पल एक और बनाता हूं। इस एग्जाम्पल में कोई इफ्स एंड बट्स? No, sir. हो सर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर बेटा 11। फिर ये बैलेंस शीट है बेटा। मैं लायबिलिटी अमाउंट लिख नहीं रहा, सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, इधर मान लो केवल कैश है और काम आसान हो जाएगा आपका। कंपनी को लग रहा है ये कैपिटल ज्यादा है, ये कंपनी को लग रहा है ये कैपिटल क्या है बेटा, ज्यादा है आपका साहब। 10 रुपए के हिसाब से है ये। शेयर की वैल्यू घटा के कर दो 8, मैं ऐसे लेता हूं परसेंटेज में। ये 10 रुपए है, शेयर की वैल्यू घटा के कर दी बेटा कितनी, 8। कितने परसेंट से वैल्यू घटाई है? 20%. मैथमेटिक्स ठीक हो तो कितना परसेंट बेटा, 20% से घटाओ तो कैपिटल 5 लाख का 20% 1 लाख से घटेगी। Yes, sir. 4 lakh हो गया. शेयर होल्डर को हमने 1 लाख रुपए वापस दे दिया। शेयर होल्डर को हमने क्या कर दिया बेटा, 1 लाख रुपए वापस दे दिया। तो अगला केस कंपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल, कंपनी रिड्यूस शेयर कैपिटल बाय रुपी 1 lakh. 1 लाख। बाय कैसे कराए ये, बाय रिफंडिंग
कैश टू शेयर होल्डर्स, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या शेयर Yes, sir. क्या शेयर बायबैक हुआ है? आराम से चल रहा? नो सर। शेयर तो वहीं का वहीं है, फेस वैल्यू नीचे आई है, Yes, sir. ठीक है ना बेटा? तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व से कंपेयर करना होता है, उसे तो भूलना मत। कैश और डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड रिजर्व विच एवर इज लेस शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। एम आई राइट? Yes, sir. सर कैश सो डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर कैश के बदले असेट दी होती तो उसकी एफएम भी लेते, और एक्यूमुलेटेड रिजर्व वेदर कैपिटलाइज और नॉट विच एवर इज लेस। कितने का कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा? 1 लाख। और 2 लाख विच एवर इज लेस। इतना डिविडेंड माना जाएगा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और इसी एग्जाम्पल में एक बार लिख लो यहां तक, अगर ये कैपिटल 3 लाख रुपए से रिड्यूस हुई होती तो एक्यूमुलेटेड 2 lakhs, 2 lakh 2 lakhs. तो फिर उसमें 2 लाख की अपर कैप लग जाती ना बेटा। कैश और डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड रिजर्व विच एवर इज लेस। लिखवाऊं या याद रहेगा? याद रहेगा सर। याद है सर। अब पहले उस बच्चे की क्वेरी क्लियर हुई नहीं हुई जिसकी क्वेरी थी बेटा? सर हो गई। अब वो बच्चा बोलो बेटा दूसरा जिसकी क्वेरी थी। नहीं सर, मेरा भी ये था, क्लियर हो गया। ठीक है, चल आई मूव ऑन। यस सर। अब आओ बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। बिना इसके डिविडेंड चैप्टर अधूरा है। ऑल्दो इस साल से तो जो नई नई सेक्शंस आ गई क्योंकि अमेंड हुआ है, उनके आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पर ये बैकबोन है बेटा। और क्योंकि आप कॉर्पोरेट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा यूज होती है ये। इसके 3 पार्ट हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, पैरा आई, पैरा 2i, पैरा 3i। तो पहले इसके ऊपर टाइम लगा लो, बाकी तो मैं 10 मिनट में निपटा दूंगा ये। मतलब इसके 3 पार्ट हैं बेटा ई के भी। सेक्शन 2 लो पढ़ने का तरीका, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, पैरा आई। ये लो पढ़ना आता है ना, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज पैरा सब पैरा आइटम सब आइटम एक्सप्लेनेशन प्रोविजो, ऐसे होती है ना बेटा लो की सीक्वेंस। करूं स्टार्ट? यस सर। तो पहले मैं ले रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, पैरा आई। चाहे आई हो, चाहे 2i हो, चाहे 3i हो, ये एप्लीकेबल होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी पे। एप्लीकेबल किस पे होता है बेटा? ये क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। अभी इस लेवल पे याद कर लो, वेयर पब्लिक एट लार्ज इज नॉट इंटरेस्टेड। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब वेयर पब्लिक एट लार्ज इज नॉट इंटरेस्टेड। प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जहां पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट नहीं है, उनके ऊपर उसको बोलते हैं कंपनी को क्लोजली हेल्ड कंपनी। दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, खुद ही शेयर होल्डर बने बैठा हूं, खुद ही डायरेक्टर बने बैठा हूं बेटा। Am I making sense? Yes, sir. तो सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। व्हाट इज क्लोजली हेल्ड अभी डेफिनेशन नहीं बताई है, एक रफ आइडिया दे दिया, जहां पब्लिक एट लार्ज इंटरेस्टेड नहीं होती, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। एक एग्जांपल, तो ये क्या कहती है सेक्शन आई? अगर ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ये इसका बेटा शेयर होल्डर ने इसमें कम से कम 10% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर रखे हो।
शेयर होल्डर का कंपनी में स्टेक कितना होना चाहिए बेटा? 10% या उससे ज्यादा। इस कंपनी ने इसको कोई लोन और एडवांस दिया, सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। कंपनी क्लोजली हेल्ड होनी चाहिए। शेयर होल्डर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये? क्लोजली हेल्ड कंपनी। एनी इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी फर्म कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। इवन ये भी हो सकता है कि इस तरफ भी क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, पॉसिबल है। Yes, sir. शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए बेटा? 10%. 10% या उससे ज्यादा। तो अगर इसने क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस दे दिया, ये लोन और एडवांस क्या माना जाएगा? ट्रीटेड एज डिविडेंड। किसके हैंड में टैक्सेबल? शेयर होल्डर। Shareholder के hand में. टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कितना कितना टैक्सेबल होगा? एज पर स्लैब रेट। डीम डिविडेंड कितना टैक्सेबल होगा? सर सर जितना लोन वैल्यू दिया वो ले लो, ऑफ वैल्यू ऑफ लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस उसको ले लो, और कंपेयर करना मत भूल जाना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट whichever is lower. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बस यही लिखा है यहाँ पर, कैपिटलाइज यहाँ नहीं लिखा हुआ। ए बी सी डी में कैपिटलाइज को भी लेते हैं, ई में कैपिटलाइज को नहीं लेते। ब्रैकेट में इसको तो लिख देता हूं मैं, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज है, यहां ध्यान रखना। ए बी सी डी आपका बेटा उसमें कैपिटलाइज भी लेते हैं, यहां कैपिटलाइज नहीं लेते, तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थोड़े कम रहेंगे। कम रहेंगे तो कह सकते हैं एसएससी के फेवर में है ये। तो डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? अमाउंट ऑफ लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस। करवाऊं एनालिसिस? यस सर। पहले तो इसका लॉजिक क्या होता था बेटा? थोड़ा सा लास्ट क्लास में हिंट दी थी, एक बार दोबारा। होता ये था, दीपक जैन क्लासेस को समझो, एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं। अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बने बैठा हूं, अपनी कंपनी का बेटा मैं डायरेक्टर बने बैठा हूं, रेजोल्यूशन मैंने ही पास करने हैं। मुझे ये पता है कैश में डिविडेंड लूंगा तो मरूंगा, एसेट बंटवा लूंगा, कंपनी से एसेट ले लूंगा तो भी मरूंगा, डिबेंचर डिपॉजिट में भी फंसूंगा, क्यों ना अपनी ही कंपनी से लोन ले लूं। रेजोल्यूशन तो मैंने ही पास करना है, कंपनी से कैश निकालना है, कंपनी से कैश निकालना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में डिविडेंड की जगह लोन दिखा दूंगा मैं, और इंटरेस्ट फ्री लोन दिखा दूंगा, या बेटा रिफंड ही नहीं करूंगा बाद में मैं, कुछ भी होगा साहब, उससे पर्पस ये सोल्व होगा, कंपनी से कैश निकल के आ जाएगा बेटा, और मेरे हैंड में डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले लोन कोई डिविडेंड नहीं होता था। स्मॉल प्रैक्टिस को प्लग करा, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बेटा लोन और एडवांस दे दिया, वो शेयर होल्डर जिसका कंपनी में स्टेक 10% या उससे ज्यादा है, तो इस केस में ये लोन और एडवांस शेयर होल्डर की इनकम मान ली जाएगी। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड अदर सोर्स। कितना टैक्सेबल होगा? लोन और एडवांस का अमाउंट लो, कंपेयर कर दो उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, विच एवर इज लेस। वैसे एक मोटा मोटे तौर पे बताओ, क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्यों लिया, एनी कंपनी क्यों नहीं? बड़ी कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी, वो बेटा लाखों हजारों शेयर होल्डर हैं उनके साहब, वहां पर लोन देना इतना आसान काम नहीं है। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, रेजोल्यूशंस क्या होंगे बेटा, पास होंगे, एजीएम में लेग पूलिंग हो जाएगी कि क्यों ये आपने इनको लोन प्रोवाइड कर दिया है, ऐसी क्या समस्या पड़ गई कि आपने इनको लोन प्रोवाइड करा है। ये तो लाला टाइप कंपनी में होगा, जहां लाला लोग खुद ही डायरेक्टर बने बैठे हैं, खुद ही शेयर होल्डर बने बैठे हैं, अपनी कंपनी से क्या कर रहे हैं बेटा, लोन के तौर पे पैसा निकाल रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लो बनाया बेटा उन्होंने केवल किसको लिया है? क्लोजली हेल्ड कंपनी को। यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। बनाऊं एग्जाम्पल? यस सर। पहले इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर बोलना। 12.
X Private Limited a closely held company provide a loan of rupee 10 lakh to one of his shareholder having 15% shares in company. Company has accumulated reserves of rupee 15 lakh. Discuss the tax treatment. बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और आप मुझे बताएंगे क्या करूं मैं. चेक करना क्या सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा आई सेटिस्फाइड हो रहा है. Yes, sir. लोन देने वाला Yes, sir. Yes, sir. क्लोजली हेल्ड Closely held कंपनी. company. लोन लेने वाला More than 10%. Shareholder. शेयर होल्डर 15%. जिसका स्टेक 10% या उससे ज्यादा है और कंपनी के प्रॉफिट भी नजर आ रहे हैं. सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है बेटा. Yes, तो sir. मैं बोल सकता हूं सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा आई अप्लाई होगी. बोलो. Yes, sir. पैरा आई अप्लाई होने का मतलब लोन शैल बी ट्रीटेड एज Dividend. Dividend. डिविडेंड. कितना कितना 10 lakhs. अमाउंट ऑफ लोन और Accumulated profits. accumulated reserves whichever is less. अलग अलग बोलो मुझे. अमाउंट ऑफ लोन बताओ. 10 lakhs. रिजर्व्स 15 lakhs. whichever is less 10 लाख. सारी चीज लिखो. किसके एंड में टैक्सेबल. Shareholders. अंडर द हेड Other Income sources. from other sources. अदर सोर्स. क्या कंपनी टीडीएस काटेगी 194 में. Yes, sir. Yes, sir. यस कंपनी 194 में टीडीएस काटेगी. 5,000 से ज्यादा है ना. 194 में कंपनी 10% के हिसाब से बेटा टीडीएस डिडक्ट करेगी. तो ये 10 लाख टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड अदर सोर्स. किस रेट से टैक्सेबल होगा ये. Normal rate. नॉर्मल रेट. इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड अदर सोर्सेस. नेक्स्ट. अब इसी एग्जाम्पल को घुमाते रहो सब समझ में आएगा. एग्जाम्पल नंबर 13. व्हाट वुड बी योर आंसर इन एग्जाम्पल 12 if company has accumulated profit of rupee 6 lakh. 15 की जगह 6 लाख है बेटा. Then dividend will be 6 lakhs. कितना होगा फिर डीम डिविडेंड. 6 lakhs, sir. गुड 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 गुड. अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख. एक्यूमुलेटेड रिजर्व 6 लाख. पूरा लिख लेना आप रिवीजन के टाइम दिक्कत ना हो जाए. अमाउंट ऑफ डिविडेंड 10 लाख. एक्यूमुलेटेड रिजर्व 6 लाख विच एवर इज लेस. तो अब की बार डिविडेंड कितना माना जाएगा. 6 lakhs. 6 lakhs. Taxable in the hands of shareholder under the head other source as per his normal rate. Am I clear? Yes, sir.
Example 14. What would be your answer in example 12 if shareholding is 9% इंस्टीड ऑफ 15%? बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, शेयर होल्डिंग 9% है बेटा, एप्लीकेबल 15 नहीं की होगा, जगह। हाँ जी साहब, सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, आई क्लॉज आई एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई पैरा आई शैल नॉट अप्लाई। यस सर। कुछ नहीं होगा बेटा इस केस में। नो टैक्स स्टेटमेंट नीदर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी नॉर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये लाइन भी लिख लेना, कहीं ये भूल जाओ कि आई नहीं लग रहा तो क्या होगा। नो टैक्स स्टेटमेंट, नो टैक्स ट्रीटमेंट किसी के हैंड में भी नहीं होगा। नीदर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी nor in the hands of shareholder। टैक्स फ्री लोन है जिसकी कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है, छोटा शेयर होल्डर है, छोड़ दिया। अगला क्या क्वेश्चन बनाऊंगा? अरे बोला करो। प्लीज करेंगे। What would be your answer in example 12 if if company is कंपनी चेंज कर दो ना आपकी बार। If company is widely held company, क्या फर्क पड़ेगा? सेक्शन 222 क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अगेन नॉट एप्लीकेबल। सेम ऊपर वाला कमेंट पास कर दो। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई पैरा आई shall not apply। No tax statement neither in the hands of company nor in the hands of shareholder, neither in the hands of company nor in the hands of a shareholder। क्लियर? Yes, sir. बढ़ू आगे। Yes, sir. क्वेश्चन ये है, इस कंपनी का काम ही अगर लोन देना हुआ तो एनबीएफसी सर एक सेकेंड। कंपनी का काम ही अगर लोन देना हो तो क्या हो? तब भी सर नहीं लगेगा एप्लीकेबल, पैरा आई लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। चेक करते हैं बेटा इसमें कि जो ये लोन दिया है ये मार्केट रेट पे दिया है या मार्केट रेट से कम पे दिया है। इस केस में चेक होता है कि जो लोन दिया है ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है या उससे कम पे दिया है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, लो ट्रांजैक्शन जेन्युइन मान के चलता है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और अगर मार्केट रेट से कम है तो फिर ये मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्केट रेट से कम है बेटा, फिर ये क्या कर रहे हैं साहब? मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन लॉ सेज सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई पैरा आई अप्लाई ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। तो डायग्राम फॉर्म में लिखवा देता हूं इस चीज को। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी का काम ही क्या है बेटा? लोन प्रोवाइड करना। क्लोजली हेल्ड कंपनी इसका काम है बेटा लोन प्रोवाइड करना। किसके बिजनेस में इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन
lending of money, Yes, sir. तो चेक करो. Loan provided to shareholder at market rate, जिसपे बाकियों को दे रहा है बेटा, या लोन प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर एट कंसेशनल रेट, कम पे दे रहा है या फ्री दे रहा है. लोन टू शेयर होल्डर एट मार्केट रेट पहला एरो है बेटा, और सेकंड एरो क्या है, लोन टू शेयर होल्डर एट कंसेशनल रेट. आंसर दो. सर मार्केट रेट पे देगा तो डिविडेंड नहीं. मार्केट रेट पे देगा तो Deemed dividend. डिविडेंड नहीं माना जाएगा. I mean वो सेशन अप्लाई होगा. Not treated as dividend. Section 2, 22 EI shall not apply. ट्रांजेक्शन जेन्युइन है. और अगर नालायक कंसेशनल रेट पे दे रहा है तो लोन अमाउंट क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड. ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड. इस केस में बेटा सेक्शन 222 ई शैल अप्लाई. क्वेश्चन अपने आप बोलेगा बेटा कि मार्केट रेट पे है या कंसेशनल रेट पे है. कुछ ना बोले तो आपकी एजम्पशन के ऊपर है. कुछ ना बोले, खाली बस ये लिखा हुआ है कि एनबीएफसी ने लोन दे दिया अपने शेयर होल्डर को, तो फिर तो और बढ़िया हो जाएगा. फिर दोनों आंसर लिख के आना कि अगर ये मार्केट रेट पे है तो बेटा डीम डिविडेंड नहीं है, और अगर ये कंसेशनल रेट पे है या फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर ये डीम डिविडेंड माना जाएगा. सर अगर मार्केट पे रेट पे देने के बाद भी कोई उस इंटरेस्ट को नहीं देता, मतलब अगर जैसे हमने तो close- मार्केट रेट पे दिया था पर उसने नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, कोई लेके बैठे हैं. अगर मैं एओ हूं बेटा फिर मैं फिर भी आई लगा दूं. अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूं मैं लगा दूंगा डिविडेंड. सर जैसे क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक है ले लिया, इंटरेस्ट तो बाद में दिया जाएगा. कह तो रहा हूं अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूं और बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझे लोन तो नजर आ गया पर मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट नजर नहीं आ रही, तो बेटा पूछूंगा पहले. 1 साल तो चलो मैं छोड़ दूंगा कि भाई क्यों नहीं दे रहे. हाँ ये वो कहेगा मॉनिटर जी करना कोरोना इफेक्ट है पड़ेगा. मैं दे दूंगा. और अगर आगे चल के नजर नहीं आया मैटर स्क्रूटनी में लगा दूंगा बेटा, मैं डिमांड रेज कर दूंगा अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूं. ठीक है. फिर तो लेट द मैटर बी लिटिगेट, Sir, है ना. मैं डिमांड रेज कर दूंगा, आप सेटिस्फाइड हो तो पे करो, नहीं हो तो जाओ अपील में. सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. और अब तो पता हुआ है सारी ऑनलाइन है. हाँ आईटीएटी जी हाँ जी हाँ जी. केसलेस हो गई है आईटी. मजा आ गया बेटा. क्लाइंट से पूरी फीस लेते हैं, क्लाइंट को आज भी नहीं पता. तो श्योरिटी तो है ही नहीं. आईटीआर में भी कुछ नहीं होता ज्यादा आजकल. चलो चलो चलो, खैर एनी हाउ शैल आई मूव ऑन. यस सर. अब हेडिंग डालो लेटेस्ट इन जुडिशरी. इसमें बढ़िया बढ़िया केस डिसाइड हुए, सारे केस डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ. लेटेस्ट इन जुडिशरी, सारे एक से एक बढ़िया केस है बेटा. सबसे पहला केस हुआ, सब सुप्रीम कोर्ट के हैं ये, वॉलचंद एंड कंपनी लिमिटेड, एपेक्स कोर्ट. एक तो इनकम टैक्स में ये सबसे बढ़िया है, पूरे टैक्स में खाली एक ही पार्टी का नाम याद करना होता है, क्योंकि दूसरी पार्टी तो हमेशा आपकी क्या होती है, डिपार्टमेंट. बाकी तो हर लॉ में बेटा 2 पार्टी के नाम याद करो, प्लेंटिफ के, डिफेंडेंट के. टैक्सेशन में खाली बस एसएससी का. चलो, वॉलचंद एंड कंपनी लिमिटेड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. केस के फैक्ट सुनना क्या थे, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे बेटा इसके. ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये इसका शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर ये वॉलचंद था. इसका स्टेक है बेटा 10% या उससे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो ये केस हुआ होगा. यस सर. सुप्रीम कोर्ट तक झगड़ा पहुंचा है तो वो बाकी कंडीशंस तो सेटिस्फाइड होंगी ना बेटा. Yes sir. इस कंपनी ने इस शेयर होल्डर को लोन दिया 10 लाख का एट द रेट ऑफ 15% पर एनम.
कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, सफिशिएंट थे, 15 लाख थे। आगे कुछ ना बोलूं तो क्या आंसर होगा? शेयर होल्डर का 10% या उससे ज्यादा स्टेक है बेटा, ठीक है ना, उस चीज पे डिबेट नहीं। तो ये शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा बेटा? डिविडेंड मान लिया जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. पर ये ना ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी, शेयर होल्डर ने इंटायर लोन रीपे कर दिया। along with interest. इंटायर लोन रीपे along with इंटरेस्ट। मुझे केवल झगड़ा बताओ, सुप्रीम कोर्ट तक झगड़ा क्या पहुंचा होगा? दिक्कत बताओ, दोनों पार्टी के अपने अपने क्या ओपिनियन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बेटा खाली 3 या 4 मिनट डिबेट चलती है बस, इससे ऊपर वो टाइम ही नहीं देते। टू द पॉइंट बोलते रहो। आज ही सुप्रीम कोर्ट बुला लिया पहले, हाँ भाई एओ बता, एओ क्या बोल रहा होगा? केवल 2 या 3 मिनट होती है, फिल्मों में चलता है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, वहां 2-3 मिनट में अपना मैटर निपटाओ। एओ क्या कह रहा होगा? टाइम लिया होगा सर। क्लोजली हेल्ड कंपनी है सर, एओ ने बोला होगा कि 10% से ज्यादा है, लोन है, कंपनी के पास सफिशिएंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही पैरा है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। शेयर होल्डर के हैंड में क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल करवाएं, केस इज ओवर। उससे फालतू कुछ नहीं होता। पीछे खड़ा हो जा भाई, बुलाओ उसको। हाँ भाई शेयर होल्डर तू बता क्या दिक्कत है? शेयर होल्डर क्या बोल रहा होगा? बोलना। शेयर होल्डर से ये बोल रहा होगा, मैंने लोन रीपे कर दिया विद इंटरेस्ट। ये genuine- रीपे कर चुका हूँ along with interest। Deemed dividend Then why should I pay the taxable. tax? ये कोई मेल प्रैक्टिस नहीं है। और सर ये तो देखो मार्केट रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं तो। मार्केट में 12, 13, 14 चल रहा है, मैंने तो 15% के हिसाब से दिया है। ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, वाई शुड आई पे द इंटरेस्ट? ठीक है जी, आप पीछे खड़े हो जाओ। फिर एओ को बुलाया, आप भी कुछ कहना चाहते हो? फिर एओ बोल रहा होगा सर रीपेमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं लो में, पूरी सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही पैरा I 2I 3I सब कुछ पढ़ जाना, वहां रीपेमेंट कहीं लिखा ही नहीं कि अगर रीपेमेंट कर दी तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो एओ कह रहा है जी रीपेमेंट कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। वाइल एसएससी कह रहा है कि नहीं, अगर रीपे कर दिया तो 2 क्लोज 22E नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं मेरे सामने, आप लोग इतने सारे, क्या डिसाइड करोगे? सर इक्विटी में शेयर होल्डर के फेवर में डिसाइड करेंगे। शेयर होल्डर के फेवर में रीपेमेंट अगर कर दिया, Yes. इन दैट केस ई नहीं लगेगी। Yes. एक जज ने बोल दिया, Yes. और भी जज बोलो। 3 जज की बेंच है, मेजोरिटी की सर सुनवाई। ये लॉ ही माल Law प्रैक्टिस के को intent रोकने है। के लिए बनाया गया था, और ये माल प्रैक्टिस जब हुई नहीं है तो नहीं लगना चाहिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट सेज सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन मतलब मान लिया जाता है, और जहां डीमिंग फिक्शन लगती है लॉ स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट होता है। सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई शैल अप्लाई, चाहे लोन आपने रीपे क्यों ना कर दिया हो, अलोंग विद इंटरेस्ट। हाँ जी। और सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, आर्टिकल 141 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कानून हो जाता है, पता है ना? हाँ जी। हाँ जी, तो लिख दो इट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट द क्राइटेरिया। बढ़िया डिसाइड हुआ बेटा, स्यापा ही खत्म कर दिया लोन। कहने का मतलब कहीं से भी ले लो, अपनी कंपनी से मत लेना। रीपे कर भी दो, उसके बावजूद भी मरोगे, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बेटा। तो क्या लिखूं? ये ऑलवेज टैक्सेबल लोन, ऑलवेज टैक्सेबल in the hands of shareholder even if Repaid. will repay. लॉ से रीपे करो या ना करो, डीमिंग फिक्शन लगी हुई है बेटा, अकॉर्डिंगली इट शैल बी टैक्सेबल। अजीब लो है। रिलैक्सेशन शायद मेरे हिसाब से दे देनी चाहिए थी, पर सुप्रीम कोर्ट है बेटा, सबसे ऊंची कोर्ट है वो। ठीक है जी। Yes, sir. इस केस में कोई इफ्स एंड बट्स? सर अगर चलूं आगे? सर एक चीज पूछनी थी बोलेंगे। सर, अगर रीपे ना करें और टैक्स पे कर दें तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कंपनी केस करेगी अगर जेन्युइन होगा तो।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खींचो, ना लायकों को केस कर दो इनके ऊपर, रिकवरी सूट डाल देना 3 साल के अंदर अंदर, टैक्स में कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। नहीं समझ में आया? मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने फीस पे नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अदरवाइज मत ले लेना। आपने फीस पे नहीं करी सर, मेरे ऊपर क्या रेमेडी है? टैक्स में कोई रेमेडी थोड़ी ना है, दूसरे लॉ में रगड़ूंगा बेटा, खींचूंगा उसमें मैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। चले मोहन। यस यस सर। भाई सेकंड केस सुनना, ये केस तो हद था। राती देवी, आरती नहीं है ये ध्यान रखना। अराती देवी, यार ये लेडी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये भी एक हद है। इसके फैक्ट समझो क्या थे। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है ये? क्लोजली हेल्ड। ये इसकी शेयर होल्डर थी अराती देवी। अराती देवी ने शेयर्स हेल्ड कर रखे थे 20%। इसने क्या कर दिया? लोन दे दिया 10 लाख का, और सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो रिजर्व भी कितने हैं? 10 लाख। उस पर फोकस नहीं है मेरा, वो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। आगे कुछ ना बोलूं तो क्या हो जाएगा बेटा? लोन देने वाला क्लोजली हेल्ड कंपनी, लोन लेने वाला शेयर होल्डर जिसका स्टेक 10% या उससे ज्यादा है, तो ये लोन क्या मान लिया जाएगा? इनकम मान लिया जाएगा। और असेसिंग ऑफिसर ने करा भी यही। जैसे ही उसको बेटा उसने बैलेंस शीट देखी, लोन नजर आया, उसने वो पूरा लोन 10 लाख का 10 लाख अराती देवी के हैंड में टैक्सेबल कर दिया एज ए डीम्ड डिविडेंड। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अराती देवी ने क्या कंटेंशन रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने? एक बार तो पक्का सुप्रीम कोर्ट भी सोच में आ गया होगा। अराती देवी सुप्रीम कोर्ट को समझा रही है, एम्फेसिस रखना मेरे ऊपर, फोकस रखना। सुप्रीम कोर्ट को समझा रही है सर बहुत बढ़िया लॉ बना रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही, हम खुद भी उसका सम्मान करते हैं कि हमारे हैंड में टैक्सेबल कर दो। ये मेल प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाया है, बहुत बढ़िया, हम अप्रिशिएट करते हैं लॉ को। पर एक बात बताओ, अगर कंपनी ये लोन ना देती, ये लोन की जगह अगर नॉर्मल डिविडेंड होता, ये लोन की जगह अगर नॉर्मल डिविडेंड होता, तो मुझे पूरा 10 लाख थोड़ी ना मिलता, मुझे तो 10 लाख का 20% 2 लाख मिलता। अराती देवी कह रही है, एक बार भूल जाओ सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही, वो बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, मैं मना नहीं कर रही उसको। अराती देवी ये कह रही है कि अगर ये लोन की जगह कंपनी ने टोटल डिविडेंड 10 लाख का दिया होता, तो अराती देवी को 10 लाख थोड़ी ना मिलता, उसको तो उसका 20% मिलता। से यस और नो? यस सर। तो अराती देवी कह रही है जी टैक्सेबल तो करो ई पॉइंट में, पर 10 लाख का 20% टैक्सेबल करो। एओ कह रहे जी ये कैसी इंटरप्रिटेशन है? लॉ में तो सीधा लिखा है भैया लोन टैक्सेबल होगा, प्रोपोर्शनेट का कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। अराती देवी कह रही है कि मेरी बात तो समझो, अगर यही लोन की जगह डिविडेंड होता एक्चुअल नॉर्मल वाला, तो मुझे पूरा 10 थोड़ी ना मिलता, मुझे तो 10 लाख का 20% 2 लाख मिलता। तो मेरे हैंड में कितना टैक्सेबल करो? 2 लाख टैक्सेबल कर दो, उसको डीम डिविडेंड मान लो। एओ कह रहा है नहीं जी पूरा 100% माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच गया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सर पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा टैक्सेबल, पूरा क्योंकि 10 law में लाख लिखा है। या 20%? सर पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, उसे सिर्फ 20% मिलता है, इसीलिए तो उसने इस तरह से निकाला है पैसा। चलो जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, इंटायर लोन शैल बी टैक्सेबल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट लोन रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग। लोन को शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग प्रोपोर्शनेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नीचे एक लाइन में करेक्ट डाल देना, इंटायर लोन ऑफ ₹10 लाख शैल बी टैक्सेबल। इंटायर लोन ऑफ ₹10 लाख शैल बी टैक्सेबल। Am I clear or not? यस सर। सर Shall I move on? Entire loan of ₹10 lakh shall be taxable. There is no concept of proportionate taxability. सर Please. जब उसके पास शेयर्स तो 20% है और उसको लोन मिला 10 लाख, तो इसको तब भी हम डीम डिविडेंड ही मानेंगे। हाँ,
क्या बात, मैं समझा नहीं क्वेश्चन, कुछ और दिमाग में चल रहा है क्या आपके? यस सर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। जब उसने लोन लिया 10 lakhs और शेयर्स उसके पास 20% है, तो फिर हम एंटायर उसको 10 lakhs तो ही क्यों मतलब टैक्सेबल मान रहे हैं, डीम डिविडेंड कंसीडर कर रहे हैं? कितना माने? 2 lakhs नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई प्रपोर्शनेट नहीं करना। अरे कंपनी की बैलेंस शीट सोच तू बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट में दो चीजें हैं, रिजर्व कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल और आपके रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। 50 लाख ईच। यस सर। असेट साइड पे मान ले खाली कैश है, ठीक है। 100 लाख हो गया। यस सर। कंपनी ने इस अराती देवी को बेटा 5 लाख रुपए का लोन दिया। यस सर। ई पॉइंट सारा सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। हो रहा है, तो पूरा 5 लाख टैक्सेबल होगा। शेयर होल्डिंग बस 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंटायर लोन शैल बी टैक्सेबल। ठीक है सर। बोलेंगे सर ये वॉलचंद वाले केस में एक और क्वेरी मेरे को आ रही है, तो इसमें ये है कि आपने ये बताया ना कि उसने रीपे कर दिया, लेकिन अगर रीपे नहीं कर रहे, ठीक है, ना भी तो करें। नहीं कर रहे तो उसमें टैक्स पे कर दिया, डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये कंपनी क्लोजली हेल्ड है, तो बीच में कुछ झोलझाल हो सकता है। करते रहो झोलझाल, डिपार्टमेंट को तो अपने टैक्स से मतलब है ना? तो हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अरे भाई मैंने 1 करोड़ की इनकम कमाई और मैंने उस 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स बन रहा था वो मैंने दे दिया, बाकी इनकम मेरी है। अब मैं उससे कुछ भी झोल झाल करूं तो लोअर सेस करते रहो, उसको तो उसका टैक्स मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो झोल झाल क्या है? वो तो फिर कुछ भी करो, आफ्टर टैक्स तो कुछ भी करो, आप आग लगा दो उसमें। इनकम टैक्स को क्या मतलब उससे? ठीक है सर जी, इनकम टैक्स का मतलब है खाली टैक्स लेने से, उसके बाद तो कुछ भी करो। आप डॉक्टर हैं, किडनी निकाल के बेच रहे हैं, इनकम टैक्स है, किडनी निकालो, गुर्दे निकालो, कुछ भी निकालो, पूरा आदमी बेच दो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दो, इनकम कमाइए, हमें तो टैक्स दे दो। हमारा काम सजा देना थोड़ी ना है, उसके लिए इंडियन पिनल कोड है, पीजीबीपी पढ़ा हुआ है ना बेटा, उसमें मिलेगा। बिजनेस में भी लीगल, बिजनेस में भी इलीगल, ड्रग्स का बिजनेस है, आर्म्स एंड एमिनेशन का बिजनेस है, मैं घर से बच्चे उठाता हूँ बेटा, रैंसम मनी लेता हूँ, मेरा बिजनेस ही है। अपहरण मूवी भी आई थी इसके ऊपर। हाँ जी। सारी इनकम टैक्सेबल है ये। चलो मैं भी कहां से कहां पहुंच गया, चले मोहन? यस सर प्लीज। चलो अगला केस देखो भाई, ये केस दिमाग की नसें खोल देगा सही से। जी नरसिम्हा, ये आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं आया, और सबसे इंपॉर्टेंट केस मुझे ये लगता है। जी नरसिम्हा, एपेक्स कोर्ट। फैक्ट सुनो केस के, कितने जबरदस्त फैक्ट्स थे। फिर एक कंपनी बनाओ, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका शेयर होल्डर ले लो मिस्टर जी, ये जी नरसिम्हा। इसने कंपनी में शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं 10% या उससे ज्यादा। इस कंपनी ने इसको क्या दिया? लोन 10 लाख का। कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं 15 लाख। तो ये दूसरी साइड क्या लिखा है प्राइवेट लिमिटेड के सामने? एक्स प्राइवेट लिमिटेड के सामने ये मिस्टर जी, अच्छा शेयर होल्डर। ठीक है। जी नरसिम्हा का जी ले लेना बेटा मैंने, क्या आपके समझ में आ जाए दिक्कत क्या थी। शेयर होल्डर लिख देता हूं। लोन 10 लाख का, रिजर्व थे 15 लाख। आगे कुछ ना बोलूं तो ये 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ट्रीटेड एज डिविडेंड। और जी को कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है जी मान लो, क्योंकि कानून है, कानून से ऊपर कुछ है ही नहीं। हुआ क्या, यहां तक तो क्लियर हो गया फैक्ट्स? हाँ करो। यस सर। यस सर। कुछ टाइम के बाद मिस्टर जी ने दोबारा फिर लोन ले लिया इसी सेम कंपनी से, अगेन लोन ऑफ ₹7 लाख। जी ने, शेयर होल्डर ने दोबारा फिर इस कंपनी से लोन ले लिया। इसको मार्केट से कहीं मिल नहीं रहा होगा बेटा, ये परेशान होगा, इसने दोबारा इस कंपनी से फिर क्या कर लिया बेटा, लोन ले लिया। जब दोबारा लोन लिया तो उस टाइम दिक्कत अराइज हुई बेटा। एओ कह रहा है 7 लाख और 15 लाख,
विच एवर इज लेस, पूरा 7 लाख टैक्सेबल करो। एओ क्या कह रहा है 7 लाख और 15 लाख विच एवर इज लेस, कितना टैक्सेबल करो बेटा 7 लाख टैक्सेबल करो। एओ कह रहा है। वाइल असेसी क्या कह रहा है, अरे भाई इस रिजर्व को कम तो कर, 10 लाख तो पास्ट में मान ही लिया आपने, असेसी 5 पे बोल तो रहा है। उसकी लिमिट तो कम करो, रिजर्व की, रिजर्व की लिमिट भी तो कम होनी चाहिए ना। यस सर। जब पास्ट में पूरा 10 लाख रुपए मान लिया तो उतने से रिजर्व की लिमिट कम करो। अब रिजर्व कितने होने चाहिए, रिजर्व 5 लाख बचेंगे। अब नहीं रिजर्व सर। मानो 5 लाख और 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज लेस, 5 लाख को टैक्सेबल करो। जी को टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, समस्या ये पड़ गई अगर पास्ट में डीम डिविडेंड मान लिया, वो रिजर्व की लिमिट में से एग्जॉस्ट हो या ना हो फर्दर लोन के लिए। अगर पास्ट में डीम डिविडेंड मान लिया, वो रिजर्व की लिमिट में से लेस हो या ना हो, होना चाहिए। क्या कहते हो? नहीं सर, क्योंकि नहीं होना चाहिए सर। accumulated अगर reserve आपने 15 बोला है नहीं तो होना 15 चाहिए, है। पूरा 7 लाख दोबारा टैक्सेबल होगा। हाँ जी सर। यस सर। और अगर आपने बोल दिया नहीं जी पास्ट में ये माना जा चुका है तो रिजर्व उतने से एग्जॉस्ट कर दो, पास्ट में माना जा चुका है तो रिजर्व उतने से एग्जॉस्ट कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा बेटा। ये खाली दिक्कत समझ में आई या नहीं आई? सर Yes, sir. 5 लाख ही होना चाहिए। सर 15 ही होना Subsequent चाहिए। बेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा, सब्सिक्वेंट लोन के लिए रिजर्व इतने माने जाएंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया इसको एग्रीगेट कंसीडर करो, इसको एग्रीगेट कंसीडर करो। एक बार डेट भूल जाओ, ये एग्रीगेट हो गया ना बेटा। एग्रीगेट कितना हो गया बच्चे 17 लाख। 17 रिजर्व की लिमिट कितनी है 15, विच एवर इज लेस कितना बनता है बेटा 15। 10 पहले टैक्स दे चुका हूं, 5 पे दोबारा ले लो। ठीक है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपका बेटा पास्ट में अगर कोई डीम डिविडेंड माना है तो वो आपकी रिजर्व की लिमिट में से माइनस होगा। अगर पास्ट में कोई डीम डिविडेंड माना है तो वो आपका रिजर्व की लिमिट में से माइनस होगा। डीम डिविडेंड कंसीडर इन पास्ट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रिजर्व लिमिट। Excuse me, sir. मैं बेटा एक बार पहले मैं खत्म करूं फिर टाइम दूंगा। हाँ, डीम डिविडेंड कंसीडर इन पास्ट shall be reduced from reserves limit। रिजर्व्स के बाद क्या लिखा है ये? shall be reduced from reserve limit। सुनने पे ध्यान देना, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। ये तो सेम शेयर होल्डर ने दोबारा लोन लिया, शेयर होल्डर कोई दूसरा होता तो ये केस लगेगा? नहीं सर। होल्डिंग पे No, डिपेंड sir. करता है लगना चाहिए नहीं सर। सर। आराम आराम से चलो, बिल्कुल जल्दी नहीं है बेटा, बिल्कुल कोई जल्दी जल्दी नहीं है। ये तो किसने लोन लिया है बच्चे? सेम शेयर होल्डर ने, तो ये फैक्ट्स आ गए थे। व्हाट अबाउट शेयर होल्डर अगर डिफरेंट हो? होल्डिंग पे डिपेंड होगा सर। सर ये डिविडेंड provision. निकालने का तरीका है सेम ना? प्रोविजन शैल अप्लाई, सेम प्रोविजन शैल अप्लाई, रिड्यूस होगा ही होगा। जो भी डीम डिविडेंड माना है पास्ट में वो रिजर्व की लिमिट से रिड्यूस होगा, चाहे सब्सिक्वेंट लोन सेम शेयर होल्डर ले, चाहे सब्सिक्वेंट लोन अनदर शेयर होल्डर ले। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं, वेदर सब्सिक्वेंट लोन, whether subsequent loan is taken by same shareholder or different shareholder। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो शेयर होल्डर फंसेगा जो पहली बार लोन ले रहा है, दूसरे वाले को देखा जाए तो बेनिफिट हो गया ना बेटा। यस सर, उसे 2 लाख का बेनिफिट हो गया। एग्जैक्टली पर लो है बेटा।
सर ये केस एक बार दोबारा बता देंगे? दोबारा बताऊं? जी सर, इसे मतलब इसके फैक्ट्स ये थे बेटा, एक शेयर होल्डर ने 10 लाख का लोन लिया, कंपनी के रिजर्व्स 15 लाख थे, तो 10 और 15 विच एवर इज लेस, 10 लाख रुपए ट्रीटेड एज डिविडेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक नो सर। ठीक है। इस शेयर होल्डर ने दोबारा फिर 7 लाख रुपए का लोन ले लिया, हफ्ते 10 दिन के बाद कुछ भी ऐसे याद करने के लिए इसने दोबारा फिर 7 लाख रुपए का क्या कर लिया बेटा, लोन ले लिया। अब जब रिजर्व से कंपेयर करें, 15 और 7 कंपेयर करें, या 15 में से 10 माइनस कर दें, क्योंकि 10 तो पे तो मैं टैक्स ऑलरेडी दे चुका है ना जी। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था 10 को माइनस करके रिमेनिंग रिजर्व 5 के माने जाएंगे। ठीक है सर। ये था बेटा, ठीक है। सर डिफरेंट वाला बोले सर, डिफरेंट शेयर होल्डर लेगा तो वो थोड़ा शेयर होल्डर चाहे बेटा ये वाला 7 लाख चाहे जी ने लिया हो, चाहे ए ने, चाहे बी ने, चाहे सी ने, चाहे डी ने, उसको 7 लाख पे नहीं देना, 7 और 5 विच एवर इज लेस उतने पे देना है। क्लियर? क्लियर? यस सर। इसमें एक चीज मैं दिखाता हूं, क्योंकि वो रिवीजन के टाइम आपको क्लिक करेगी और आप परेशान रहोगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं। एक बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट के थ्रू समझ में आएगा बेटा आपको। क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 90 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख, और यहां पर सीधा कैश ले लो। आपके एक ही झटके में समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जी नरसिम्हा क्या कहना चाहता है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, Mr. A, a shareholder, obtain rupees 6 lakh loan in January 21 and 7 lakh loan in February 21। शेयर होल्डर के शेयर्स बेटा 10% और मोर हैं, तभी क्वेश्चन बनेगा ना। आंसर मैं ही दूं, लगे हाथ? आंसर दूं बेटा? यस सर। तो जो फर्स्ट लोन हुआ होगा, फर्स्ट लोन, उस टाइम कितना टैक्सेबल हुआ होगा? 6 lakhs। एक्चुअल लोन पूरा लिखो, रिवीजन के टाइम काम आए। एक्चुअल लोन और रिजर्व्स विच एवर इज लेस। यस सर। एक्चुअल लोन 6 लाख और अभी रिजर्व्स कितने हैं? 10 लाख। 10 lakhs। विच एवर इज लेस 6 लाख। फर्स्ट लोन पूरा 6 का 6 टैक्सेबल। यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। सेकंड, एक्चुअल लोन और रिजर्व, इक्वेशन तो यही है ना, विच एवर इज लेस। बट दिस टाइम रिमेनिंग रिजर्व। पर अब की बार एक्चुअल लोन में कितना अमाउंट है? 7 लाख है ना। यस सर। रिजर्व्स एज पर जी नरसिम्हा 6 लाख से रिड्यूस कर दो रिजर्व्स को, टोटल कितने रिजर्व्स थे? 10 लाख में से लेस कर देंगे। तो अब दोबारा 10 से कंपेयर नहीं होगा, 6 तो ऑलरेडी टैक्स हो ही चुका है ना बेटा। 4 लाख से कंपेयर होगा। ये जो 6 माइनस हुए हैं, ये किसके कारण माइनस हुए हैं? फर्स्ट लोन। ये फर्स्ट लोन के कारण। नहीं, सुप्रीम जजमेंट पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा जी जी नरसिम्हा। ठीक है ना।
यस सर। ये जो माइनस हुए हैं बेटा जी नरसिम्हा के कारण। तो अब इस केस में कितना टैक्सेबल होगा? 4 लाख। 4 चार lakhs. और अब मैक्रो लेवल से नजर आए तो भाई 6 और 4 10 और कंपनी के रिजर्व भी 10 हैं। नहीं आया समझ में? आगे आ सर. गया सर। पक्का? यस सर. यस सर। सर सिचुएशन 1 में पूछना बेटा, इसके अलावा कुछ और नहीं। सिचुएशन 1 नहीं, तो थर्ड वाला तो शेयर होल्डर आ जाता है, उसको लोन लेना हो तो फिर तो हमारे रिजर्व सिचुएशन 1 में पूछो बेटा, मैं इसके अलावा मैं खुद बनाऊंगा ना मेरे बच्चे, मुझे पता है बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, मैं सब कुछ होमवर्क पूरा करके बैठता हूँ बेटा, ठीक है ना? तो मुझे पता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, मैं उससे ज्यादा सोच के आता हूँ। तो पेरेंट्स को पता रहता है बेटा कि बच्चे कितने नालायक है ना, तो एक बार मुझे बोलने दो। सिचुएशन 2, what would be your answer in situation 1 if subsequent loan is taken by another shareholder, Mr. B? If subsequent shareholder is taken by another shareholder, Mr. B. ऊपर वाले में तो दोनों ए ने लिए थे, इस वाले में पहला लोन ए ने लिया है, इस वाले में पहला लोन किसने लिया है? मिस्टर ए ने। और दूसरा लोन बी ने। बोलो, ए के एंड में कितना टैक्सेबल? 6 लाख। 6 लाख। बी के एंड में 4 लाख। 4 लाख। बिल्कुल, तो आंसर वुड रिमेन सेम। अब एक बात और बताओ, अगर इसके बाद कोई तीसरा लोन मिस्टर सी ले ले, टैक्सेबल होगा या नहीं? नहीं सर होगा। नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए। एक्यूमुलेटेड लॉसेस इंटरेस्ट नहीं हो गया, रिजर्व की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई। आग लिमिटेड। मेरे लॉस हो गया दोस्त, यू बोल रिजर्व की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। तो सर फिर तो टोटल ही टोटली टैक्सेबल हो जाएगा ना? मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर तीसरा लोन कोई मिस्टर सी ने ले लिया। तीसरा सर, लोन कोई मिस्टर सी ने मान लिखता प्रैक्टिस हूँ ये बेटा। की जाए फिर कि जितना रिजर्व है मैं निकाल लिखता लो। हूँ, आप रहने दो, हालात बुरे हैं, मैं सिचुएशन 3 बना देता हूँ। फर्स्ट लोन दिसंबर में लिया मिस्टर ए ने, फिगर चेंज कर रहा हूं मैं, कितने का लिया नालायक ने? 7 लाख का। सेकंड लोन ये था दिसंबर 20, ये जनवरी 21 में मिस्टर बी ने लिया 8 लाख का। थर्ड लोन फरवरी में मिस्टर सी ने लिया 5 लाख का। ये बता दिया तो आपके समझ में आ रहा नहीं, कखे पल्ले नहीं पड़ रहा आपके। गुड मॉर्निंग, आप कर रहे हैं ये? अरे कहाँ गायब हो गए नालायक? जी सर। ट्राई कर रहे हैं सर. हाँ हाँ हाँ, बोलते रहा करो बीच बीच में, उन्हें पता ही नहीं चलता कहीं गायब हो जाते हैं। तो रिगार्डिंग फर्स्ट लोन बताओ। 7 लाख। 7 lakh. पूरा लिखो, पूरा। फर्स्ट लोन, अमाउंट ऑफ लोन 7 लाख। और एक्यूमुलेटेड रिजर्व रिजर्व्स विच एवर इज लेस। लोन बोलना, लोन 7 लाख। 7 lakh. और रिजर्व 10 लाख। 10 lakh. कितना टैक्सेबल? 7 लाख। नहीं आया ना समझ में? आ गया सर. पक्का? यस sir. सर। सेकेंड लोन, नाम भी लिख लो नालायकों के, ए बी। सेकेंड का बोलो, पहले तो इक्वेशन ही लिखो। अमाउंट ऑफ लोन और रिजर्व्स
विच एवर इज लेस, नीचे एरो का मतलब विच एवर इज लेस, कि शर्म के मारे पूछे ना ये क्या भला है और वैसे समझ में ना आए, ठीक है ना। ठीक है Yes, sir. अमाउंट ऑफ लोन बोलना बस जो मैं पूछूं। 8 lakh. 8 lakhs. लोन 8 लाख का। रिजर्व्स सर 10 लाख के थे, उसमें से 7 लाख तो ऑलरेडी टैक्स हो गया। 3 lakhs. यस सर। ये 7 किसके कारण माइनस हुआ है? लोन के मिस्टर ए के लोन के कारण। जी नहीं चुप रहो। अरे मैं केस का नाम पूछ रहा होता हूँ, ठीक है कह रहे हैं किसके कारण माइनस हुआ है। चलो अब बोलो कितना टैक्सेबल। 3 लाख। 3 lakhs. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरों से पढ़ो, उसको 7 लाख तो ये टैक्स मिल गया, 7 लाख के ऊपर 3 लाख के ऊपर ये टैक्स मिल गया। Yes, sir. रिजर्व की लिमिट एग्जॉस्ट। अब आओ जरा थर्ड लोन। इक्वेशन बोलो। 5 lakh. Amount of इक्वेशन अमाउंट ऑफ लोन और रिजर्व। whichever is less. लोन बोलो 5 5 lakhs. lakh और nil. और रिजर्व रुक जाओ 10 के थे, उसमें से 7 लाख तो एक बार टैक्सेबल हो गया, 3 लाख एक बार। सर नहीं समझ में आ रहा। Nil. हाँ जी सर। आ रहा है सर। आ रहा है ना। ये दोनों किसके कारण माइनस हुए हैं? जजमेंट का नाम बताना। जी नरसिम्हा। जी नरसिम्हा, सुप्रीम कोर्ट। तो 5 लाख और नील विच एवर इज लेस Nil. नील, ये कहना चाह रहा था मैं। तो एग्जाम में इतना सारी मेहनत जब करना जब 3 घंटे आपके पास टाइम पास ना हो रहा हो, नहीं तो प्राइमा फेसी लिखते रहो ना कि लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, सी के एंड में नो टैक्स ट्रीटमेंट। एक नलायक ये कह रहा था पूरा टैक्सेबल होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट, रिजर्व की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई। तो सर माल प्रैक्टिस ऐसे नहीं की जा सकती कि जितने रिजर्व है वो सारे निकाल लो। प्रैक्टिस दुखी हो गया मैं तुम लोगों से। लोगों को मतलब है खाली 10 लाख से यहां तक टैक्सेबल होगा, उसके बाद कुछ भी करते रहो। ठीक है। मैं कह रहा हूं आपके पास कैश पूरा 100 लाख है, पूरा 100 लाख का लोन ले लो, इनकम टैक्स से हमें क्या मतलब है? हमें तो खाली इस 10 लाख से मतलब है। ठीक है नहीं समझ में आ रही? आगे सर आगे। इनकम टैक्स का स्टेक तभी तो लगा हुआ है जब उसकी बेटा कोई लिमिट होगी। ठीक है। 1 करोड़ कमाया मैंने, 1 करोड़ पे टैक्स दे दिया, अब मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं। मैं मैरिज में उड़ा रहा हूँ 500 के नोट, एओ बोल रहा है हु द हेल यू आर, तो मैं उसके चपेट मारूंगा हु द हेल यू आर, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मेरा अपना पैसा है, टैक्स पेड है। ठीक है। हाँ तेज बोलता हूँ तब समझ में आता है, नालायक हो गया। अब ईमानदारी से बताओ किस किस समझ में नहीं आया? सर जैसे इसमें नो टैक्स ट्रीटमेंट हो गया कि हमें नील वो समझ में आता है, तो इसके बाद फिर हमारी स्लैब रेट में ये लोन कंसीडर होगा और उसके बाद जो हमारी वो नॉर्मल टैक्स रेट होता है जिसमें डिविडेंड तो सिस्टम में खत्म हो गया, फिर वो नॉर्मल। हे प्रभु, जब एक ही इनकम निकालोगे तो 7 लाख ले लेना, यस सर। जब बी की इनकम निकालोगे तो 3 लाख ले लेना, जब सी की इनकम निकालोगे तो नील ले लेना। स्लैब कहां से आ गया? ठीक है सर ठीक। ए बी सी अलग अलग पर्सन है, अलग अलग। एक रश्मि है, क्या नाम नजर आ रहा है? ए रश्मि है, बी मेघा है, सी अक्षय है। ठीक है? यस सर। सर लोन लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है वो, जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगी। अपनी बैलेंस शीट में जब दिखाएगा तो बैलेंस शीट में दिखाता रहे लोन लिया है, प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा उसकी स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट बेटा जब इनकम अंडर द हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अंदर सोर्स, बैलेंस शीट से कहना देना। सर लेकिन एओ देखेगा फिर वो बोलेगा कि आप एओ बोलेगा जी आपकी बैलेंस शीट में लोन नजर आ रहा है, तो मैं एओ को बोलूंगा भाई बात सुन, ए और बी ने पहले भी कंपनी की बैलेंस शीट मंगा, उसमें ए और बी ने पहले से लोन ले रखा है। कहेगा अच्छा लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है छोड़ देगा, फिर वो सीखो, ऐसे होगा। अच्छा ठीक है? हाँ जी सर। भाई उसको तो क्या पता लिमिट एग्जॉस्ट हुई है नहीं हुई है, वो तो लोन देख के उसने लगा दिया डीम डिविडेंड, तो फिर शेयर होल्डर जाएगा भागा भागा। 143(1) का नोटिस आता है डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी जब पूछते हैं वो, तो इंक्वायरी में चला जाएगा वो। ठीक है सर। वो पूछेगा ना भी क्यों नाम डीम डिविडेंड मान ले, तो उसको समझाएंगे वो नॉनसेंस, लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। जी नरसिम्हा, ए और बी के एंड में टैक्सेबल है, उसको पकड़ो, सी को छोड़ो।
अब आई थिंक बहुत है इतना भाई। Yes, sir. एक चीज और पूछूं, हाँ जी सर। Yes, sir. मेरे से भी तो रुका नहीं जाता ना, समस्या ये भी तो है। एक जरा बैलेंस शीट और बनाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, रिजर्व्स 10 लाख, इधर कैश पड़ा है 50 लाख, बैलेंस शीट टैली। कंपनी क्लोजली हेल्ड है, कहीं कोई उल्टी सीधी एजम्पशन ले लें आप। ये हो सकता है कंपनी एक ही दिन में 2 शेयर होल्डर को लोन दे दे, Yes, sir. Yes, sir. पॉसिबल है? Yes, sir. सेम डेट पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसको लोन दिया 8 लाख का, सेम डेट पे इसको लोन दिया 7 लाख का। अब क्या करें? अब ये किसके एंड में कितना डिविडेंड होगा? तो जिसको लोन अगर पहले एक गया डेट के बाद डेट हो फिर तो फीफो लगा जाता है ना, डेट के Yes, बाद sir. डेट हो, एक ही डेट पे हो तो जिसके अकाउंट में फर्स्ट क्रेडिट हुआ होगा दोनों के अकाउंट में सेम टाइम पे हुआ है। मुझे पता था ये नालायक टाइम का बोलेंगे पक्का, सर आपका बिल्कुल सेम तो टाइम पे हुआ है। प्रोपोर्शनेट होगा। किस रेशो में? 8 lakhs का 8 और 7 के प्रोपोर्शनेट। परफेक्ट है, परफेक्ट है। बस ये कहना चाह रहा था, 10 लाख को 8:7 की रेशो में प्रोपोर्शनेट कर दो, इतना इतना डीम डिविडेंड होगा। तो कितना इसके केस में कितना डीम डिविडेंड होगा? 10 लाख इंटू 8/15। और इस केस में कितना डीम डिविडेंड होगा? 7/15। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, ये वाइंड अप हुआ जी नरसिम्हा इन टोटलिटी। तो इतनी सारी सिचुएशन एग्जाम में नहीं आती हैं, पर ये आपके दिमाग में आती, आप मुझे डिस्टर्ब करते उससे पहले मैंने कंसीडर कर ली। अराती देवी हो गया, वॉलचंद हो गया, इसके अलावा बेटा जी नरसिम्हा हो गया। कोई इफ्स एंड बट्स? No, sir. शले मोहन? यस सर यस सर नेक्स्ट बेटा आपका CIT वर्सेस राजकुमार। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, बाकी तीनों किसकी थी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट और बहुत बढ़िया जजमेंट आई, फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंट को सर्कुलर भी लाना पड़ा। तो पहले मैं जजमेंट बताता हूं, फिर उसके बाद सर्कुलर बताऊंगा। केस के फैक्ट्स: एक्स प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी ये इसका शेयर होल्डर कौन होगा? राजकुमार। राजकुमार शेयर होल्डर है। ये राजकुमार है क्या है इस कंपनी का ना, ये शेयर होल्डर भी है और ये इस कंपनी को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, मार्केट से भी ले लेती है, राजकुमार से भी ले लेती है। राजकुमार का कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इस कंपनी ने इसको एडवांस दिया फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रेड एडवांस है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड देते हैं। हाँ करो। यस सर। Yes, sir. दिक्कत क्या पहुंची होगी दिल्ली हाई कोर्ट तक? क्या दिक्कत समझ में आ रही है बेटा राइटिंग के अलावा? सर एडवांस दिया होगा तो उसको डीम तो डिविडेंड जैसे ही एडवांस हुआ एओ पीछे पीछे पहुंच गया। कंपनी क्लोजली हेल्ड है, शेयर होल्डर के 10% या उससे ज्यादा हैं, और लॉ में लिखा है लोन और एडवांस। लॉ में क्या लिखा है? लोन और advance। एडवांस। उसने निपटा दिया शेयर होल्डर के एंड में। ये एडवांस ही टैक्सेबल कर दिया शेयर होल्डर के एंड में। शेयर होल्डर चिल्ला रहा है, वो एओ को समझा रहा है। एओ ये क्या तरीका है? वो ठीक है मैं शेयर होल्डर हूं,
पर ये एडवांस शेयर होल्डर की कैपेसिटी में थोड़ी ना है, ये तो रॉ मटेरियल सप्लायर की कैपेसिटी में है। इट्स ए मैटर ऑफ चांस मैं ड्वेल कैपेसिटी में हूं, इट्स ए मैटर ऑफ चांस कि मैं ड्वेल कैपेसिटी में हूं। ये एडवांस मैंने कोई शेयर होल्डर की कैपेसिटी में नहीं लिया है, ये एडवांस मैंने किस कैपेसिटी में लिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे बिल देख लो, मेरा रॉ मटेरियल का काम है, कहीं आपको ऐसे लग रहा हो कि आपने ट्रांजैक्शन चेंज करिए, कहीं आपको ऐसी विंडो ड्रेसिंग लग रही हो। मेरा रॉ मटेरियल का काम है, मैं प्रॉपर जीएसटी की रिटर्न फाइल करता आ रहा हूं। ये आपने क्या ड्रामा लगा दिया कि लोन और एडवांस लिखा है तो आपने तो क्या कर दिया जी, इसको टैक्सेबल कर दिया। एओ कह रहा है हमें नहीं पता, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, आप शेयर होल्डर हो 10% या उससे ज्यादा, और लोन और एडवांस है, अकॉर्डिंगली क्या कर दिया राजकुमार के हैंड में टैक्सेबल। दिल्ली हाईकोर्ट तक ये मैटर पहुंचा। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज है बेटा, क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए सर टैक्सेबल। एक आंसर नहीं होना चाहिए। एक ये पता है हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच बैठती है, मैंडेटरी है ये, कम से कम 2 जज। यस सर। टैक्सेशन मैटर में कम से कम 2 जज बैठते हैं, अपील चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये। यस सर। टैक्सेशन में कम से कम 2 जज, तो दिल्ली हाईकोर्ट है बेटा, तो एक जज का तो आंसर आ गया, नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई जज? नहीं होना चाहिए सर नहीं होना चाहिए। ओ सारे जज एक ही है, हो गया बेटा, तो मान लिया यही डिसाइड हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कैपेसिटी देखनी है, ये शेयर होल्डर की कैपेसिटी में नहीं है, ये ट्रेड एडवांस है। ये शेयर होल्डर की कैपेसिटी में नहीं है, ये ट्रेड एडवांसेज है। नथिंग शैल बी टैक्सेबल। मन से धन्यवाद है, नहीं तो मैसअप क्रिएट हो जाता। नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एग्जाम में कई बार आए हुए, कई बार बोलेंगे रॉ मटेरियल सप्लायर है, कई बार ये बोल देंगे शेयर होल्डर जॉब वर्कर भी है, जो जॉब वर्क बेसिस पे काम करता है, उसके बेसिस पे क्या ले लिया बेटा उसने, एडवांस लिया है। तो एडवांस जो है ये शेयर होल्डर की कैपेसिटी में नहीं है, ये रॉ मटेरियल सप्लायर की कैपेसिटी में है, ये कमर्शियल एडवांस है, ये ट्रेड एडवांस है। नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एग्जाम में जब भी कभी आए ना बेटा, एक तो आपको ये जजमेंट भी लिखनी है, और इसके बाद फिर आया एक सर्कुलर। कौन इशू करता है सर्कुलर? सीबीडी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओ अरे मजा आ गया, पढ़े लिखे बच्चे हो। सर्कुलर नंबर 19/2018। एक बार रुक जाओ मेघा, बेटा बताइए जरा कैसे पढ़ते हैं सर्कुलर को? पता नहीं हमें ऑडिबल मेघा? यस सर पता नहीं। नालायक, सीधा ही मना कर दिया दुष्ट ने। 2018 में ये सर्कुलर आया था, 2018 में और भी आए होंगे, इसका नंबर 19 है। नोटिफिकेशन। मैं सर्कुलर बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन को भी ऐसे पढ़ते हैं, पर ये सर्कुलर है। ठीक है, 2018 में ये बेटा सर्कुलर आया था, 2018 में और भी आए होंगे, इसका नंबर है 19। इसने क्या क्लैरिफिकेशन दी है? इसने बोला है बेटा ट्रेड एडवांसेस, ट्रेड एडवांसेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन एडवांसेस। क्या लिखूं? shall not be treated as shall dividend. not treated as, ओहो, shall not treated as dividend. Shall not treated as dividend. एग्जाम में जब भी कभी ये नजर आ जाए ना बेटा, दोनों चीज, सीआईटी वर्सेस राजकुमार दिल्ली हाई कोर्ट, सर्कुलर नंबर 19/2018, दोनों ने ये क्लैरिफाई करा है बेटा, ट्रेड एडवांसेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये बेटा आपके शैल नॉट बी रिगार्डेड एज डिविडेंड। और वैसे अगर ये ना भी होता ना बेटा, मैं भी यही आंसर देता। एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में अगर आपने पढ़ रखा हो एजेस्डम जनरिस, नाम सुना है? सुना है? अरे बोलो, नाम सुना है या नहीं? सुना है सर। आप इसको ऐसे समझोगे, एक वर्ड होता है प्लांट एंड मशीनरी, एक वर्ड होता है प्लांट एंड ट्री।
दोनों में कॉमन प्लांट है, इस वाले में मैं पेड़ पौधे की बात कर रहा हूँ। नो सर, फिक्स एसेट। मैं मशीन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, नो सर। पेड़ पौधे की बात चल रही है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट जनरस। ठीक है, तो ऐसी लोन और एडवांस, उसी वो कॉन्टेक्स्ट एडवांस जो लोन के नेचर के हैं, सर दैट मीन्स इसी कॉन्टेक्स्ट में। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो वो एडवांस जो लोन के नेचर के हैं, और ये कोई लोन का नेचर थोड़ी ना है। हाँ जी। जर्नल एंट्री जो पास होती है लोन थोड़ी ना है, ट्रेड एडवांस दिखाते हैं हम। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी शायद एडजस्टमेंट जनरस ही लगाया होगा बेटा, ठीक है ना। जी सर। Yes, sir. सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा आई, रेड विद अराती देवी, रेड विद वॉलचंद, रेड विद जी नरसिम्हा, रेड विद सीआईटी वर्सेस राजकुमार, एंड सर्कुलर नंबर बेटा आपका कौन सा था? 19 2018। गुड 19/2000. ये वाइंड अप हुआ। एक क्रक्स मैं बना रहा हूं, आप कंप्लीट करवाने में हेल्प करना। डायग्राम फॉर्म में ले रहा हूं। सेंटर में लिखो क्लोजली हेल्ड कंपनी, सेंटर में बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये क्या कर रही है? एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लैंडिंग ऑफ मनी, या तो उसका ये बिजनेस होगा, या कोशिश करो ना। अदर बिजनेस। एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लैंडिंग ऑफ मनी, दो केस बनेंगे। या तो ये लैंडिंग कर रहा होगा एट मार्केट रेट, यस सर। या कंसेशन रेट। लैंडिंग एट कंसेशनल रेट, यस सर। ऐसे ही बेटा एनी अदर बिजनेस में या तो ये ट्रेड एडवांस दे रहे होंगे, या अदर लोन और एडवांस। यस सर। अब आप आंसर दो। लैंडिंग एट मार्केट रेट, Not taxable. नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। नॉट अप्लाई। कंसेशनल रेट, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल। अप्लाई होने का मतलब टैक्सेबल, ठीक है ना बेटा, और नॉट अप्लाई का मतलब नॉट टैक्सेबल। ट्रेड एडवांस, Does not apply. नॉट अप्लाई। अदर लोन और एडवांस, Apply. अप्लाई। याद कर लेना बेटा इस पेज को, सुबह दोपहर शाम 3 बार पढ़ना है ये पानी के साथ। यस सर। याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं ये पेज फाड़ के एग्जाम में ले जाना। यस सर। यस सर, पकड़े गए, 5 साल के लिए बाहर हो जाओगे। भाई मेरी तरफ से तो ये वाइंड अप हो गया। सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ही पैरा आई। दिक्कत झगड़ा परेशानी हो तो 1 बाय 1 तेजी से पूछो। सर सेकंड में क्या बनाया सर टेबल में? सेकंड में इंगेज इन अदर बिजनेस। एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस में पहला कॉलम ट्रेड एडवांस, सेकंड अदर लोन और एडवांस, अदर देन ट्रेड एडवांस। ठीक है, यस सर। चलो आगे पैरा 2i पढ़ाऊं। यस सर। अब तो 5-7 मिनट में निपटेंगे बेटा। पैरा 2i से पहले पैरा 3i पढ़ो। एक समस्या रखता हूं, आप 100% आंसर सही दोगे। दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, दीपक जैन उसका शेयर होल्डर, दीपक जैन ही डायरेक्टर बने बैठा है। मेरे पास मान लो 99.9% शेयर है, बाकी 0.1% मैंने किसी और को दिलवा रखे हैं। 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं ना बेटा, बाकी मैंने किसी और को दिलवा रखे हैं। पॉसिबल है? यस सर। Yes, sir. यस सर। और ये दीपक जैन अपने नाम से लोन लेगा, दीपक जैन अपने नाम से लोन लेगा तो नालायक को पता है
पैरा आई में क्या हो जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल होगा। 10% से ज्यादा स्टेक है, पैरा आई में टैक्सेबल होगा। कंपनी ने दे दिया किसी थर्ड पर्सन को लोन, और थर्ड पर्सन ने दे दिया बेटा किसको, दीपक जैन को। रूट घुमा दिया, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप फाइनेंस। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, डायग्राम बनाओ। ये शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, इसका 10% शेयर है, एक ये आउटसाइडर है मिस्टर ए। अगर कंपनी सीधा इसको लोन देती तो क्या लगता? डीम डिविडेंड का प्रोविजन सेक्शन 222E सेक्शन 2 I. F22E आई। तो सेक्शन बोलते बोलते जून आ जाए, ठीक है ना। ये अप्लाई होगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। हाँ करो। यस सर। यस सर। इसने इसको दे दिया, तो इस केस में क्या आई लगेगा? नहीं, सर आई नहीं लगेगा। शेयर होल्डर ही नहीं है ना। और इसने आगे लोन फिर इसको पास कर दिया, लूप होल निकाल दिया ना। यस सर। इंडस्ट्री में ब्रेन भी तो एक्सपर्ट बैठे हैं। क्या होना चाहिए आपके हाथ में? कानून की कलम है, बताइए क्या कानून बनाओगे? जो ये वाला लोन है ना, जो ये वाला लोन है, सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा 3I, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। ये 3I निपटा बेटा। क्लियर? यस सर। यस सर। 2I करवाऊं? यस सर। सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई पैरा 2I। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाता हूं, आप फिर समझोगे इसको। ये है दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी। मैं शेयर होल्डर दीपक जैन, नीचे बनाना इसको। मेरा इस कंपनी में कितना % स्टेक होना चाहिए? 10% एंड मोर। ये एक कंसर्न है। कंसर्न बेटा सिंगला ज्वेलर ले लो, करोल बाग। मेरा इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मेरा इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और ये कंसर्न कुछ भी हो सकती है। ये कंसर्न कुछ भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटर, HUF, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, कोई भी। मैंने तो प्रैक्टिकल ले लिया। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब पूरे इनकम टैक्स में क्या होता है? 20% या उससे ज्यादा स्टेक। अगर कंपनी है तो 20% या उससे ज्यादा शेयर्स, अदर देन कंपनी है 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग। पूरे इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जहां भी लिखा हो उसका क्या मतलब होता है बेटा? 20% and above। 20% और मोर स्टेक। कंपनी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, अदर देन कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। कहने का मतलब दीपक जैन ने बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी में क्या कर रखे हैं? 10% या उससे ज्यादा शेयर है। दीपक जैन का सिंगला ज्वेलर में भी क्या है बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यस सर। हाँ करो। यस सर। मैंने दीपक जैन क्लासेस से लोन दिलवा दिया इसको। दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड तो मेरी है ना। क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी ऐसी कंसर्न को लोन दे दिया जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है।
क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी ऐसी कंसर्न को लोन दे दिया जिसमें इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लोन इनकम मान ली जाएगी। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई पैरा 2i में ट्रीटेड एज डिविडेंड। और ये किसके एंड में टैक्सेबल होगा, दीपक जैन या सिंगला ज्वेलर? दीपक जैन। सभी शेयर होल्डर शेयर होल्डर सिंगला ज्वेलर। बस ये ध्यान रखना, आई और 3i में शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है, 2i में कंसर्न के हैंड में टैक्सेबल होता है जिसको लोन मिला है। याद रखना ये i और 3i में शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है, 2i में कंसर्न के हैंड में टैक्सेबल होता है। तो ये सिंगला ज्वेलर के हैंड में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक बार ये रिपीट कर देना लास्ट की 3 लाइंस। लास्ट वाली लाइन बेटा या सारा? बोला कि इसमें सिंगुलर ज्वेलर्स में टैक्सेबल होगा, पहले 2 में होगा वो बस। i 2i 3i। i किसके एंड में टैक्सेबल होता है? शेयर होल्डर शेयर होल्डर जिसका 10% या उससे ज्यादा स्टेक है। 3i किसके एंड में टैक्सेबल होता है? शेयर होल्डर शेयर होल्डर। 2i taxable in the hands of concern who obtain loan from closely held company। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? सिंगला ज्वेलर। सर पर वो उसके हाथ में, मतलब ये जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं दैट आर विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, तो ये उसके लिए तो सिंगला के लिए तो डिविडेंड नहीं है ना, मतलब टैक्सेबिलिटी डिविडेंड ही तो है। सिंगला के आई लिए हो कैसे? 2i हो 3i हो डिविडेंड है। हाँ, ये तो- लोन डिविडेंड माना जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सिंगला ज्वेलर। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर तो दीपक जैन है ना सर, तो सिंगला लॉ सेज दीपक जैन किसी और को बेनिफिट दिलवा रहा है, तो वो भी शेयर होल्डर को रिप्लेस हो गया, सब्रोगेट हो गया। i और 3i में शेयर होल्डर फंसता है, 2i में लोन ने कंसर्न को लिया है। ठीक है, बट डिविडेंड कंसर्न जो लोन लेती है टैक्सेबिलिटी उस पे आएगी सिंगला को। सिंगला ज्वेलर। ठीक। i और 3i में दीपक जैन शेयर होल्डर टैक्स देगा, 2i वाला अगर लोन है तो जिस कंसर्न को मिला है वो कंसर्न टैक्स देगी। नीचे वाला पेज दिखाना। पर सर अगर हम वो 3 वाला केस देखें तो उसमें भी तो सेम ही है, उसमें भी तो बेसिकली आउटसाइडर को लोन दिया। उसमें आउटसाइडर को लोन देके दीपक जैन ने ले लिया। हाँ जी सर। यहाँ दीपक जैन ने लोन थोड़ी ना लिया है, हाँ इसमें मतलब उसके यहाँ तो क्लोजली हेल्ड कंपनी ने थर्ड पार्टी को दे दिया, सिंगला ज्वेलर को। ठीक है। क्रक्स ऑफ द मैटर, i और 3i दोनों में लोन शेयर होल्डर के पास आ रहा है। i में सीधा आ रहा है, 3i में घूम के आ रहा है, 2i में उसके पास लोन ही नहीं आ रहा, तो इसलिए लोन ने कंसर्न को धर लिया। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर ये 10 की जगह यहाँ 9 होता और यहाँ 20 ही होता, कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। या इधर 10 होता, इधर 19 होता? नहीं सर। तो भी नहीं। बस ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्लोजली हेल्ड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए बेटा, और उस कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा, तभी 2i लगता है। 2i लगने के लिए ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, 10% या उससे ज्यादा, और ये वाला भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर 10 की जगह 9 है और इधर 20 की जगह 25 हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। या 10 की जगह 15 है पर उधर 20 की जगह 18 रह गया, तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। 2i अप्लाई तभी होता है जब क्लोजली हेल्ड कंपनी में 10% है या उससे ज्यादा और कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा।
ओके सर। क्लियर? यस सर। पूछूं एग्जाम के 1-2 क्वेश्चन? हाँ जी। यस सर। पंकज एक शेयर होल्डर है क्लोजली हेल्ड कंपनी का, उसको कार लोन लेना है 10 लाख, मार्केट से मिल रहा है कार लोन 12%, कंपनी अपनी दे रही है उसको कार लोन बेटा 7% पे, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व है। एडवाइस टू पंकज। दोबारा बोलना चाहूंगा, पंकज एक शेयर होल्डर है, उसको कार लोन लेना है 10 लाख। पंकज एक शेयर होल्डर है, उसको कार लोन लेना है 10 लाख। उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर मार्केट से लेगा तो बेटा 12% के हिसाब से मिलेगा, और अगर वो अपनी ही कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी से ले लेगा तो उसको बेटा 7% पे मिल रहा है। कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। एडवाइस टू पंकज। सर पंकज के पास 10% और बाहर से लेना चाहिए उसको। कहाँ से लेना चाहिए? बाहर से लेना चाहिए सर। बाहर से। अपनी ही कंपनी से ले लिया, वो 10 लाख ही इनकम मान ली जाएगी, वो लोन ही क्या हो जाएगा बेटा? इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये आप आंसर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि आपने अभी ये चैप्टर पढ़ रखा है। पूरा सिलेबस होने के बाद जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होता ये कौन से चैप्टर से है। वो यार लोन लेना है मार्केट से 12, कंपनी से 7, कंपनी से ले लो, और फिर एग्जामिनर को सोच रहे होते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है नालायक ने। क्वेश्चन डीम डिविडेंड की प्रैक्टिस है वो। नहीं समझ में आ रहा? यस सर। आ गया सर। ठीक है ना? तो क्लोजली हेल्ड कंपनी से मान ले। ये एग्जाम में आया था एक बार, वो जॉब वर्कर वाला बताया था। शेयर होल्डर बेटा आपका शेयर होल्डर भी है एक पर्सन, और आपका धवल नाम आया था, आई थिंक धवल कंपनी में शेयर होल्डर भी है, 10% से ज्यादा शेयर है, और वो कंपनी का जॉब वर्कर भी है। जॉब वर्कर की कैपेसिटी में उसको एडवांस मिला है। एओ कह रहा है टैक्सेबल करेंगे, धवल कह रहा है टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। क्या होगा बेटा? जॉब वर्कर है तो सर टैक्सेबल नहीं होगा। तो जॉब वर्कर की कैपेसिटी में है तो सीआईटी वर्सेस राजकुमार दिल्ली हाई कोर्ट, रेड विथ सर्कुलर नंबर 19/2018, ट्रेड एडवांसेस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई के दायरे से बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कितने मर्जी क्वेश्चन आते रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर पर इसमें अगर ये नहीं दिया कि उसने 10% या मोर का शेयर होल्डर है क्लोजली हेल्ड कंपनी में, तो दोनों देगा बेटा वो, देगा परसेंटेज हमेशा देगा। और अगर ना दे तो आपका काम और आसान हो जाता है, फिर तो प्रॉपर कमेंट पास करके आना। अगर शेयर होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है तो डीम डिविडेंड के प्रोविजन लगेंगे, अगर शेयर होल्डिंग 10% से कम है तो डीम डिविडेंड के प्रोविजन नहीं लगेंगे। फिर तो और लिखने में मजा आएगा आपको। यस सर। ठीक है, यस सर। चले मूव ऑन। यस हाँ सर। जी सर। एक लास्ट जजमेंट है इसमें, फिर ये डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड खत्म हो जाएगी बेटा। चैप्टर खत्म नहीं होगा, डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। गोपाल एंड सन्स HUF थी बेटा ये। गोपाल एंड सन्स वर्सेस CIT याद करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट। लेटेस्ट केस है, 2017 का एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर में। केस के फैक्ट्स ये थे, ये एक कंपनी, ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी क्यों गया, मेरे समझ में नहीं आया। मैं होता तो नीचे लेवल पे निपटा देता इसको। ये एक कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये आपका बेटा HUF गोपाल एंड सन्स। इसने इसमें एक्चुअल में 37.12% शेयर्स होल्ड कर रखे थे। इसने एक्चुअल में 37.12% बेटा शेयर होल्ड कर रखे थे। इस HUF का करता था श्री गोपाल। कौन सा गोपाल था बेटा ये? HUF का करता नाम कहाँ गया नालायक? श्री गोपाल कुमार, ये करता ऑफ HUF।
इसने इसको लोन दे दिया। शेयर होल्डर कौन है बेटा? HUF। पर लोन किसके पास आ गया बेटा? करता। श्री गोपाल कुमार, कर्ता ऑफ HUF। शेयर होल्डर ने ये लोन और AO ने ये लोन इसके एंड में टैक्सेबल कर दिया एज डीम डिविडेंड। AO ने चेक करा, ओए HUF ने लोन लिया है, HUF के कर्ता ने क्या कर रखा है? इससे लोन ले रखा है। कर्ता कुछ नहीं है, HUF का पार्ट एंड पार्सल है। यस सर। कर्ता कुछ नहीं है, HUF का पार्ट एंड पार्सल है। और AO ने टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड्स ऑफ HUF। HUF कह रही है जी मेरे एंड में क्यों टैक्सेबल हो, मैंने तो लोन लिया ही नहीं। मेरा पैन नंबर अलग है, इनकम टैक्स में इनका पैन नंबर अलग होता है। यस सर। मेरा पैन नंबर अलग है, गोपाल कुमार का पैन नंबर क्या है? अलग है। दोनों की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। दोनों की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है साहब? 2.5 लाख है। अलग अलग होती है बेटा, पता होगा ना। HUF के भी 2.5 लाख एग्जम्प्ट होते हैं। यस सर। यस सर। चलो जी, AO ने HUF के हैंड में टैक्सेबल कर दिया। HUF कह रही है मैंने तो लोन लिया ही नहीं, गोपाल ने लोन लिया और गोपाल शेयर होल्डर नहीं है। गोपाल शेयर होल्डर नहीं है तो ना तो HUF के हैंड में टैक्सेबल होगा, ना ये गोपाल के हैंड में टैक्सेबल होगा। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मेरे तो समझ में नहीं आया क्यों गया ये सुप्रीम कोर्ट तक। SSC की भी हिम्मत है, वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गया नालायक। पैसे एक्स्ट्रा होंगे, ये लाखों रुपए खर्चे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में। बोलो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या करते हैं? टैक्सेबल होगा सर। सब सर। बेटा मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होता ना, मैं पेनल्टी लगा देता इस गोपाल कुमार के ऊपर। इसको बोलते हैं पावर टू अवार्ड कॉस्ट। टाइम वेस्ट कर रहा है कोर्ट का नालायक। और ठीक है, शेयर होल्डर ने लोन ले लिया, I 2I 3I इसको बहुत वाइडर है। I में किसने लोन लिया होता है? डायरेक्ट शेयर होल्डर ने। ये I में नहीं आ रहा, ये 2I में भी तो कवर हो सकता है। HUF और ये आपस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं? यस सर। बैक द डोर तो एक ही है ये। यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया अगर HUF शेयर होल्डर है पर लोन कर्ता ने ले रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज E शैल अप्लाई टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ HUF। HUF के हैंड में टैक्सेबल कर दिया बेटा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट बोली चाहे कहीं मर्जी फंसा लो, ये फंसेगा, टैक्सेबल होगा भी। तो सर ये HUF के हैंड में टैक्सेबल है, जबकि AO ने गोपाल कुमार की करा था। ना AO एक्शन वैलिड मान लिया कि ठीक है जी टैक्सेबल होगा, HUF के हैंड में टैक्सेबल कर दिया। ओके ठीक है। यस सर। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज A, B, C, D, E के तीनों पार्ट पढ़ा दिए, I 2I 3I। जजमेंट कौन कौन सी पढ़ ली बेटा आपने? पहली वॉलचंद एंड कंपनी, दूसरी अराती देवी, तीसरी जी नरसिम्हा, चौथी बेटा आपने जजमेंट पढ़ ली CIT वर्सेस राजकुमार रेड विद सर्कुलर नंबर 19/2018। और फिर लास्ट आपने पढ़ ली गोपाल एंड सन्स HUF। सर गोपाल एंड सन्स वाले में जो इट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ HUF अंडर 222E2 ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कौन से सेक्शन में, से बता दिया 222E लगेगी। ऑल्दो 2I में कवर नहीं हो रहा ये। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया ना इसका? तो हाँ जी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया ना। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भाई लोन इसने लिया है ना, उस हिसाब से तो ये कंसर्न हो गई है ना। हाँ जी। यस सर। और लोन ने इसके एंड में टैक्सेबल नहीं करा, लोन ने इसके एंड में टैक्सेबल कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बोल दे दैट बिकम द लॉ। कर दिया। तो सर ये कंसर्न के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल। HUF के हैंड में है। HUF के हैंड। ठीक है। यस सर। तो आई थिंक बहुत है आज के लिए बेटा, इतना यस सर। एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।